वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। चलिए, हम लोगों ने अभी एक वीडियो, इसमें से एक लेक्चर हो चुका है हमारा पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी का। आज हम लोग उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो सीखा था उसमें शुरुआत से पर्यावरण का कैसे विकास हुआ, पर्यावरण का क्या तात्पर्य है। आज के टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं कि मनुष्य ने पर्यावरण में क्या योगदान दिए और मनुष्य की कैसे कैसे भूमिका बदलती रही। इसको हम एक चार्ट के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे। जरा आप लोग देख लीजिए इसको। इट इज द गुड टॉपिक। अभी जैसे अगर आप सपोज करिए फ्री बैठे हैं तो नोटबुक निकालें और पेन निकाल लिया करें। बहुत खास पॉइंट्स होते हैं, उनको नोट जरूर कर लिया करिएगा, जिससे कि एक तो मेमोरी ठीक होगी और आपको सीखने में हेल्प मिलेगी। अगर नहीं नोट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, 2-4 बार वीडियो चलाकर सुन भी लीजिएगा तो याद हो जाएगा। बहुत आसान बातें हैं। मैंने यहाँ पर लिया है मनुष्य की प्रकृति के साथ भूमिका, यानी जो टॉपिक का नाम है ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशन। मनुष्य का यानी मानव का और पर्यावरण का संबंध क्या है। मानव और पर्यावरण में संबंध, मैं यहाँ पर ये बात करता हूं। मानव और पर्यावरण में संबंध क्या है, किस प्रकार से मानव ने अपनी प्रकृति के साथ या नेचर के साथ भूमिका बदली। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो मनुष्य प्रारंभ में प्रकृति का प्रेमी था, प्रकृति का उपासक था। मनुष्य का प्रकृति के साथ एक दोस्ताना मित्रवत रवैया था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलता चला गया और आज मनुष्य प्रकृति का शत्रु बनकर के उभरा है। यानी बहुत शॉर्ट में कहें तो व्यवहार कहां से चला, मित्रता से शुरू होकर के और घोर घनघोर शत्रुता की ओर चलता चला गया। मनुष्य को जो प्रादुर्भाव है, प्रारंभिक स्थिति है या आदि मानव की भूमिका है, वो प्रकृति में प्रेमी की तरह है। शुरुआत से आप देखिएगा हमारे वेदों में प्रकृति के प्रेम और पूजा पाठ का वर्णन है। यानी शुरुआत से आप देखिएगा तो मानव ने प्रकृति को एक ईश्वर की तरह पूजा है और उसमें उसने कुछ खास कह सकते हो छेड़छाड़ नहीं की। लेकिन धीरे धीरे जब वो टेक्निकल होता चला गया तो वो शत्रु की तरह उभर गया। आज हमारे पास इतने परमाणु बम है ना कि 3 बार पूरी सृष्टि को नष्ट किया जा सकता है। तो क्या हम प्रकृति के मित्र हो रहे हैं? हम शत्रु ही हो रहे हैं। फिलहाल बात करते हैं भूमिका की, तो इसमें ध्यान रखिए, इसको मैंने टाइम या एरा या समय की बात कह सकते हो। मैंने कुछ कालखंड के हिसाब से इसका विभाजन किया है कि मनुष्य को किस किस तरीके से भूमिका को बदलते हुए देखा गया। यहां पर सबसे पहली जो बात है वो उसका समय है, फिर मानव का अगला स्वरूप यानी प्रकृति के साथ कैसा उसका रिलेशन है और प्रकृति के लिए उसने किस तरह से कार्य किया है। तो इस चार्ट को आप बना लीजिएगा, आसानी रहेगी समझने में। जैसे सबसे पहली जो समय की बात करूं तो एकदम आदि मानव यानी प्रारंभ में जो मनुष्य था वो आखेटक यानी कि शिकारी था और भोजन संग्राहक। शिकार करता था, फल फूल इकट्ठा करता था, ध्यान रखिएगा। तो इसका जो प्रारंभिक भूमिका थी आदि मानव की, जो गुफाओं में रहता था, नदियों के किनारे रहता था, बिल्कुल स्टार्टिंग के समय की बात है। उस समय मनुष्य की भूमिका क्या थी? वो कौन सा कालखंड का? जब आखेट करता था, मनुष्य शिकार करता था और भोजन इकट्ठा करता था, तब वो एक जीवी या भौतिक मनुष्य था। यहां भौतिक या जीवी मनुष्य का मतलब है कि मनुष्य की भूमिका बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि एक पशु या पक्षी की प्रकृति के साथ है। पशु पक्षी प्रकृति से क्या लेता? भोजन, और बाद बाकी कोई हानि नहीं पहुंचाता है। तो मनुष्य भी उस समय इसी स्थिति में था। यही मनुष्य और प्रकृति के प्रेम की या मित्रता की कहानी थी। इस समय अगर हम देखें तो मनुष्य केवल एकमात्र प्रकृति का पार्ट था, फैक्टर था, कारक था। प्रकृति में कोई बदलाव करने के लिए सक्षम नहीं था। तो प्रारंभिक भूमिका मित्र की थी, एक बात। और ये ध्यान रखिएगा उस समय की बात है जब वो आखेट करता था, तब उसे हम जीवी या भौतिक मनुष्य के नाम से पहचानेंगे। फिर थोड़े दिन बाद उसने धीरे धीरे कुछ पशुओं को पहचाना जिनको अपने लिए उपयोगी समझा। जिनको उपयोगी समझा उसको पाल करके उसने पशुपालन प्रारंभ किया, एक साथ इकट्ठा करके झुंड में चलने लगा। तो ये पशुपालन की स्थिति जब उसकी शुरू हुई तो पशुपालन और पशुचारण ये दूसरा कालखंड है, आदि मानव का ही आगे का हिस्सा। इस समय इसकी भूमिका अगर देखी जाए तो ये सामाजिक मनुष्य है। अगर प्रश्न आता है कि मनुष्य की सामाजिकता किस समय से डेवलप हुई, तो आप कहेंगे उस समय से जब से उसने पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जैसे घोड़े, गाय और कुत्ते, इन सब चीजों। सबसे पहले मनुष्य ने अगर कोई जानवर पाला तो कुत्ता है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य का सबसे पहला पालतू जानवर क्या है? डॉग, कुत्ता ही है। ठीक है।
तो मनुष्य का जो सामाजिक जीवन है, यानी पशुपालन पशुचारण में सामाजिक जीवन कहां शुरू हो गया? कारण है कि जब उसने पशु पाले तो जंगली जो जानवर हुआ करते थे उनसे अपने पशुओं को बचाने के लिए उसने एक समूह बनाया। कई चरवाहे एक साथ झुंड बना करके रहने लगे, यानी उसकी सामाजिक स्थिति शुरू हो गई, सामाजिक जीवन प्रारंभ हुआ। इसने क्या किया? रूपांतरण प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, पशु पालता है, इकट्ठा करता है, तो बड़े बड़े क्षेत्र को उसने चरा करके चारागाहों में बदल दिया। तो इस समय थोड़ा सा इसका बिहेवियर बदला, लेकिन इतना नहीं कि प्रकृति को हानि पहुंचा सके। इसने प्रकृति के कुछ रूप में परिवर्तन करना जरूर शुरू किया। तो जो सामाजिक मनुष्य, अगर आपके सामने विकल्प आता है कि सामाजिक मनुष्य का क्या संबंध है पर्यावरण से, तो आप क्या कहेंगे? सामाजिक मनुष्य केवल रूपांतरण करता था, मॉडिफायर था। इसके बाद भी मनुष्य की भूमिका एक अच्छी स्थिति में रही अगर देखा जाए। फिर इसने पौध पालन और कृषि प्रारंभ की। समय बढ़ा, पशुपालन से उसका काम नहीं चला, उसने पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करना शुरू किया, तो उसने अपने लिए भोजन इकट्ठा करना शुरू किया, तो बीज इकट्ठे किए। पशुपालन के बाद उसने पौध पालन, प्लांटेशन शुरू किया, फार्मिंग शुरू की। इसमें क्या हुआ? इसमें उसने क्या किया? लंबे लंबे क्षेत्र के जंगलों को काट करके उसको कृषि योग्य भूमि बनाई। तो इसमें उसने ज्यादा छेड़छाड़ कर दी प्रकृति के साथ। इसी को हम लोग आजकल झूम खेती नाम से जो कहते हैं, स्थानांतरण कृषि। इसने प्रकृति का थोड़ा सा ज्यादा नुकसान किया। लेकिन इस समय के मनुष्य का नाम जो हम कहेंगे वो आर्थिक मनुष्य कहेंगे, क्योंकि कृषि प्रारंभ हुई तो आर्थिक क्रियाकलाप हुए, इसी के साथ बिजनेस प्रारंभ हो गया, व्यवसाय प्रारंभ हो गए। तो इस समय मनुष्य की भूमिका हो गई आर्थिक मनुष्य। ये परिवर्तन करता बन गया। इसने बड़े बड़े फील्ड को खाली करके, पेड़ पौधों को काट करके जमीन को समतल कर दिया और उसे कृषि योग्य भूमि में बदलना प्रारंभ कर दिया। यानी प्रकृति में परिवर्तन का एक बड़ा रूप दिखाई पड़ा इस कालखंड में। अब तक भी लेकिन मनुष्य ने जो परिवर्तन किए प्रकृति में ना, प्रकृति उसको मैनेज करने में सक्षम थी। अगर कुछ दिन के लिए उसने मान लीजिए 5 साल 10 साल कहीं खेती की, उपजाऊपन उसका कम हो गया, वो उस क्षेत्र को छोड़ करके नए क्षेत्र में शिफ्ट हो जाता था, वहां जंगल काटता था, वहां पर कृषि प्रारंभ कर देता था। तो जो हिस्सा छोड़ आया, प्रकृति 2 4 5 साल में उसको फिर से मेंटेन कर देती थी, वहां नए जंगल प्रारंभ हो जाते थे। तो कह सकते हो कि मनुष्य द्वारा किए गए परिवर्तन को सहन करने की स्थिति में प्रकृति थी। अब तक हम इसे मनुष्य को प्रकृति का शत्रु नहीं कह सकते हैं। किंतु जो अंतिम कालखंड इस समय जो चल रहा है, ये 1860 से प्रारंभ हुआ, जब यूरोप में पुनर्जागरण और औद्योगिक क्रांति हुई। अगर प्रश्न आता है कि सबसे पहला औद्योगिकरण कहां से प्रारंभ हुआ, तो वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड माने यूरोप। यूरोप में इंग्लैंड एक देश है जिसकी राजधानी, ध्यान रखिएगा, लंदन है। इंग्लैंड से प्रौद्योगिकी मानव का प्रारंभ हो सकता है। तो विज्ञान यानी साइंस मनुष्य का दोस्त भी है, लेकिन कहीं ना कहीं छुपे रूप में शत्रु भी है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और औद्योगिकीकरण, इस समय के मनुष्य को प्रौद्योगिक मानव बोला गया है, इंडस्ट्रियस मनुष्य। ये डिस्ट्रॉयर है, यानी यही शत्रु है। इंडस्ट्रीज लगाई, पॉल्यूशन शुरू हुआ। ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के जो कुछ समस्याएं हैं, ओजोन, रिक्तीकरण, ये सब इसके बाद डेवलप होनी शुरू हुई हैं। ये ध्यान रखिएगा, 1860 के बाद से मनुष्य की भूमिका विध्वंसक की तरह हो गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, इसको जरूर याद रखिएगा कि कौन सा मनुष्य प्रकृति में विध्वंस करता बना। तो आप उस मानव का नाम क्या बोलेंगे? औद्योगिक मानव। हम लोग क्या हैं? औद्योगिक मानव। इसी ने मिसाइल बनाए हैं, इसी ने रॉकेट बनाए हैं, इसने प्रकृति को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाई। इसने जंगल काट करके कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं। तो इस तरीके से मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध है, उसको हमने एक दृष्टि में आपके सामने रखा है। अच्छा लगा है ना? तो लाइक जरूर करते रहिएगा, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें। अब हम आगे के टॉपिक पर बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, अगला बिंदु हमारा किस चीज से रिलेटेड है, थोड़ा इस पे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है। कुछ प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, बीच बीच में हम प्रश्नावली रखते रहेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको जरूर स्मरण रखिए। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, जरा देखें। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण। मैंने आपसे पहले बोल दिया ये क्वेश्चन जरूरी है, इनको जरूर आप नोट कर लें। 1-2 बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न सुनिए, इसमें क्या है? दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात कर रहा हूं मैं, यूएसए की। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? नरक मतलब जिसकी स्थिति बड़ी खराब कर दी, इतना ज्यादा पोल्यूशन कर दिया इंडस्ट्रीज ने वहां पर कि हम उसको सीधे नरक की श्रेणी में कहते हैं।
तो सबसे पहली जो पहचानी गई नदी अगर कह सकते हो विश्व लेवल पे, तो वो यही है, इसका नाम है टेनेसी रिवर। तो अगर आपके सामने कभी प्रश्न आए कि भैया अमेरिका की कौन सी नदी को उसका नरक बोला जाता है, तो आप आंसर देंगे टेनेसी रिवर। अब सुनिए, टेनेसी रिवर जब इतना ज्यादा खराब हो गई तो वहां के लोगों ने उसको सुधार करके वहां कई परियोजनाएं लगाई गई। इसी आधार पर हमारे देश में भी एक नदी थी जिसका नाम है दामोदर नदी। आपको जानकारी होगी, पश्चिम बंगाल से निकलती है ये। भारत की दामोदर नदी परियोजना किस नदी के अनुकृत यानी रेप्लिका या किस पर बेस्ड है, किसके आधार पर उसको डेवलप किया गया है, तो ये भी टेनेसी इसका आंसर है। ये ध्यान रखिए, आए हुए क्वेश्चंस हैं। टेनेसी रिवर, ये दामोदर नदी, ये पश्चिम बंगाल का शोक भी कही जाती है। वेस्ट बंगाल, झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल होते हुए जाती है। विश्व की सर्वाधिक अवसाद मतलब होता है, ध्यान रखिएगा, मिट्टी, बालू, कंकड़, इनको लेकर के चलने वाली नदियों के नाम हैं। विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां, तो पहली रिवर ध्यान रखिएगा येलो रिवर चाइना की है, इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, अवसाद वाहन होता है। और दूसरे नंबर पे हमारी भारत की गंगा रिवर है, ये भी मिट्टी और बालू कंकड़ ज्यादा लेके चलती है। ये 2 नदियां क्रमशः हैं, ध्यान रखिएगा। टॉप मोस्ट पे येलो रिवर है। अगले क्वेश्चन, भारत की अर्थव्यवस्था की मेरुदंड, ये तो आप जानते हो गंगा है, ठीक है, गंगा ही हमारी, गंगा नदी ही हमारी, ध्यान रखिएगा, मेरुदंड है। भारत की सबसे बड़ी पॉपुलेशन गंगा के किनारे ही बसती है, तो हम इसको मेरुदंड कहेंगे भारत की अर्थव्यवस्था का, रीढ़ की हड्डी। मिस्र किसकी देन है? यहां देन का मतलब ध्यान रखिएगा, किस नदी घाटी के किनारे पर वो सभ्यता डेवलप हुई। तो अगर पूछा जाए मिस्र किसकी देन है, तो आप उस नदी का नाम बताएंगे, उस नदी का नाम है नील नदी। क्या नाम है? नील नदी। और एडिशनल एक आध बातें बताता चलूंगा। मिस्र की राजधानी ध्यान रखिएगा काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। ये अलग से आप याद कर लीजिए इस बात को। हाँ, मिस्र को हम लोग इजिप्ट कहते हैं। मिस्र का एक नाम क्या है? इजिप्ट। पिरामिड, गीजा के पिरामिड मिस्र में ही है। तो ये मिस्र, और ये आता किस महाद्वीप में है? साउथ अफ्रीका का पार्ट है मिस्र, ठीक है। आगे बात करते हैं पश्चिम बंगाल का शोक या जैविक मरुस्थल। अगर ये प्रश्न आएगा तो ये दामोदर नदी ही है, दामोदर नदी। अगली बात करते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? ये कोसी नदी है। बिहार के लोग इसी को बहुत कोसते हैं क्योंकि यहाँ बाढ़ बहुत आती है, इसलिए इसको शोक की श्रेणी में भी रखा गया है। गांव के गांव पूरे कट जाते हैं, बह जाते हैं। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने मैंने रखे जो महत्वपूर्ण है। चलिए हम लोग अगली स्टेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे कुछ और जानकारी के साथ। देखिए यहाँ पर हमने कुछ और बातें शेयर की आपके साथ, जो आपको लगे महत्वपूर्ण वैसे मैं बताता जाऊंगा, लिख लिया करिएगा। कुछ चीजें ऐसे सुन लीजिए, जैसे यहां मैंने एक शब्द लिखा IAEA, इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम अगर आ जाए तो आप समझ लेना, इसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी। और एजेंसी। एक तो इसका नाम आपको याद करना है। देखो, I यहां से ले लिया, A यहां से ले लिया, E यहां से ले लिया, A यहां से ले लिया। IAEA ये क्या है? चलो इस पे पहले बात करते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परमाणु के संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं ना, उनकी निगरानी करने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। तो IAEA, इसकी जो रिसर्च है उसने 2025 में जो आंकड़ा 30 मई को जारी किया, उसमें लगभग 418 से ज्यादा से अधिक आप कह सकते हो सक्रिय, कुछ निष्क्रिय हो गए, 60-62 बंद भी हो गए हैं, तो उनका आंकड़ा यहां नहीं जोड़ा गया है। 30 मई 2025 का आंकड़ा हम बता रहे हैं आपको। विश्व में कुल 418 से भी अधिक परमाणु रिएक्टर कार्य कर रहे हैं, 62-60 के आसपास बंद हो चुके हैं। यहां पर मैं कुछ घटनाओं का जिक्र करूंगा, मैं इनकी डेट्स वगैरह भी अभी आगे बताऊंगा। जैसे परमाणु रिएक्टर में लीकेज यानी रेडिएशन फैलने की कुछ घटनाएं रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा प्रचलित घटना है 1979 की। यूएसए में एक
3 माइल, 3 माइल आइसलैंड यूएसए में एक जगह है, वहां पर परमाणु रिएक्टर से कुछ रेडिएशन फैले थे। यूक्रेन का नाम सुना होगा, इसमें 1986 में चेरनोबिल में कुछ रेडिएशन फैले थे, और 2011 में भी हाल ही में फुकुशिमा जापान में भी कुछ रेडिएशन फैल गए थे। तो ये कुछ घटनाएं हैं, पर्यावरण से इनको भी नुकसान होता है, तो इस संस्था द्वारा निगरानी की जाती। कुल मिलाकर के आगे की बात करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आता है प्रश्नों में, भोपाल गैस त्रासदी किसके कारण हुई थी, कौन सी गैस थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिक बोलते हैं शॉर्ट में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, इसको शॉर्ट में हम लोग MIC भी बोल देते हैं, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी नाम से जो फेमस है उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई, इस पे भी बात करेंगे, इसका सन लिखेंगे हम लोग, और किसके कारण हुई। तो कारण इसका कौन सी गैस हो गई, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको कि MIC कहते हैं। ये 1984 की घटना है। चेरनोबिल ये यूक्रेन में है। तो कब और किस देश में हुई इसकी, ये 26 दिसंबर की घटना है लगभग। तो ये इसका सन अगर हम लोग कहें तो 1987 के आसपास की घटना है। ये यूक्रेन देश का नाम याद रखिएगा, यूक्रेन है इसका, ये यूक्रेन में घटना घटित हुई। और 1979 में 3 माइल आइसलैंड यूएसए की घटना है। तो इनमें से जो तुम्हें पॉइंट नोट करने वाले हैं, इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर लीजिएगा। इसकी डेट भी लिख ले रहे हैं, MIC तो ठीक है। इसमें हम बात कर रहे थे कि इसका अगर डेट, वैसे तो ईयर आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन डेट भी लिखना चाहें तो 3 दिसंबर और लिख लीजिए, बेटर रहेगा, 3 दिसंबर। और चेरनोबिल की घटना ध्यान रखिएगा 26 अप्रैल। ईयर वैसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, 1986, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, दिसंबर, ठीक है, सब चलता है, इतना तो लिख गया, मिटाएंगे नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए, बात पर्यावरण की है, ग्लोबल वार्मिंग की है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में प्रकृति को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाते हैं और वापस हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का, दोनों का एक दूसरे पर निर्भरता बिल्कुल है। मनुष्य प्रकृति के लिए आवश्यक है, या जीव जंतु पौधों के लिए आवश्यक है, पौधे जीव जंतुओं के लिए। बात आती है जब बैलेंसिंग बनी रहे, संतुलन बना रहे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्ट्रेंज बिहेवियर होता है कि वो सूर्य के विकिरण को रोक लेती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ना हो, हमारे ध्यान रखिएगा ये बात, तो रात के समय में यहां बर्फ जम जाए। ये जो हल्की सी हीट रोकने की इसकी प्रॉपर्टी है, इस वजह से बर्फ जमने से बच जाती है। बाद बाकी रेडिएशन रात में वापस हो जाता है। कुछ हिस्सा रोकता है कौन, डस्ट, वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, यानी जल के कण, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की है जो इसको रोकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना आवश्यक है, लेकिन अगर अधिक हो जाएगी तो गर्मी बढ़ेगी, और गर्मी बढ़ेगी तो हमारा ग्लोब गर्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने आजकल बहुत वर्ड सुना होगा, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो पर्सपेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। मैंने आपसे पीछे बताया था कि 1960 में जब औद्योगिक क्रांति हुई, उससे पहले तक मानव बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं था प्रकृति के लिए। उसके बाद मनुष्य हो गया औद्योगिक, और वो हो गया प्रकृति का शत्रु। 1860 में, 1960 बोल देता हूं, 1860 में ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की अगर मात्रा चेक करें, इस पे जरा गौर करने वाली बात है, तो लगभग अगर देखा जाए 0.03%, एक एवरेज बता रहा हूं मैं, एक कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट 0.029 है। तो 0.03% हमारे प्रकृति में CO2 थी, और इतनी सफिशिएंट है, या कह सकते हो आवश्यक है।
अगर हम गैसों का कंपोजिशन कहें एयर में या एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसें हैं प्रतिशत के हिसाब से, सबसे ज्यादा उपलब्धता नाइट्रोजन गैस की, ध्यान रखिएगा। लगभग 78% हमारे प्रकृति में नाइट्रोजन, ये भी याद रखना, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सेकेंड नंबर पे अगर कोई गैस है तो ऑक्सीजन है, O2, ये लगभग 21% है। अगर इन दोनों को अगर आप जोड़ लेंगे प्रतिशत के हिसाब से तो आप पाएंगे 99% केवल यही दो गैसें हैं। बाद बाकी जितनी गैसेस हैं सब 1% में। अगर आपसे कभी पूछा जाए थर्ड अबंडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि तीसरी कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में प्रकृति में है, तो आप बता देना ऑर्गन गैस है। इसका प्रतिशत 0.93% है। यानी सूर्य की टॉप 3 गैसेस की बात करें तो नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन का परसेंटेज 0.93। लेकिन हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता है वो लगभग 0.3% थी जब औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ उस समय। आज ये बढ़कर के पोजीशन ऐसी हो गई कि लगभग 0.4%, यानी अगर पुराने परसेंट में इंक्रीज चेक किया जाए तो 25% का ग्रोथ हो चुका है। इस चक्कर में अब तक लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर पूरे ग्लोब का बढ़ गया है। औसत टेम्परेचर जो हमारे ग्लोब का था उसकी वृद्धि होकर के अब लगभग 2% और बढ़ गया है। इससे क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब हमारा गर्म हो रहा है। उसमें समस्या क्या है? एक तो गर्मी बढ़ रही है, दूसरा इस गर्मी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ग्लेशियर तो समझते हैं ना, बर्फ की चट्टानें जो ऊंचाइयों पहाड़ों में है या अंटार्कटिका में है, आर्कटिक में है, ये ग्लेशियर पिघलेंगे तो बर्फ की तो मात्रा कम हो जाएगी और बदले में ओशियन में वाटर बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा। पानी बढ़ने से सी का लेवल बढ़ेगा और सी का लेवल बढ़ने से आसपास की जमीन डूबेगी, आइसलैंड डूब जाएंगे, तो वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके जीवन पे संकट आएगा। ध्यान रखिए, मुंबई डूब सकती है। आपको जानकारी होनी चाहिए फिजी के कई द्वीप डूब चुके हैं ऑलरेडी। उन्होंने दूसरी जगह पर आइसलैंड खरीदे हुए अपनी जनता को शिफ्ट करने के लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या क्या है कि एक तो पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ या ग्लेशियर पिघल जाएंगे और पानी बह करके समुद्र में चला जाएगा। ग्लेशियर का वाटर जो है धीमे धीमे पिघले तो हमारे लिए पानी पीने का काम करेगा, ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स है, और समुद्र का पानी किसी काम का नहीं रह जाता हमारे। तो ध्यान रखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग है खतरनाक। इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए इस पे कुछ पॉइंट्स हमने आपके लिए तैयार किए हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा थी वो 0.029%, इसी को राउंड ऑफ करके आप याद कर लीजिए 0.03%। ठीक है, या अगर ppm में एक और स्टाइल है व्यक्त करने का, पार्ट पर मिलियन, यानी तमाम चीजों के मिलियन पार्ट्स में लगभग 290 कार्बन डाइऑक्साइड के पार्ट होते हैं, वो उस समय थे। आज इनकी संख्या 470 के 17 के आसपास हो गई है। और ये ध्यान रखिए, औद्योगिक क्रांति का सन कौन सा, ये जरूर ध्यान रखना, 1860 इंग्लैंड से इसकी प्रारंभ हुआ है। अब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता कितनी बढ़ चुकी है? लगभग 25% बढ़ गई है उस समय से 25%। एक तो ये समस्या हो गई ग्लोबल वार्मिंग से। एक मुद्दा है ओजोन। ओजोन डे कब होता है? चलो पहले ये बात उठा लेते हैं। ओजोन डे का 16 सितंबर है, ध्यान रखिएगा, कल ओजोन डे है। ठीक है, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन डे क्यों 16 सितंबर को ही मनाया गया? 15 को क्यों नहीं मनाया जा रहा है? 14 को क्यों नहीं मनाया? जब हिंदी दिवस मना लिया था तभी मना लेते एक साथ। या 18 को क्यों नहीं मना लिया? 17 को क्यों नहीं मना लिया जब विश्वकर्मा पूजा होती है? इसका अपना एक लॉजिक है, अभी मैं इसके बाद वाली स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो मैं बात कर रहा था ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला आप याद करिए सबसे पहले। ओजोन O3 इसका फॉर्मूला है। ऑक्सीजन की 3 एटम मिलकर के एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ओजोन का एक लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणों से हमें बचाता है। कौन सी किरणों से? यूवी किरणों, यूवी रेडिएशन। इसको हम लोग अल्ट्रा वायलेट किरणें कहते हैं, या हिंदी में कहें तो पराबैंगनी किरणें। ध्यान रखने वाली बातें हैं, पराबैंगनी किरणें। अब इनसे क्यों बचाती है और ना बचाए तो समस्या क्या है? ओजोन लेयर हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से बचाती है। पराबैंगनी किरणें अगर आ जाए तो हमें समस्या क्या होगी इससे? एक तो सबसे बड़ा ध्यान रखिएगा, स्किन का कैंसर होने लगेगा लोगों को, हीट की मात्रा बढ़ जाएगी
और इसमें ध्यान रखिए यूवी किरणों की वजह से पौधों की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया धीमी होगी, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने का रेट डाउन होगा। समस्याएं सुनिए, ओजोन बचा रही है। हाँ, गोरे लोग काले हो जाएंगे, ठीक है, गोरे से हम काले पड़ गए, किस लिए? ओजोन के आने से। अच्छा, इसके बाद एक और समस्या जो सबसे बड़ी होने वाली है कि अगर यूवी रेज आएंगी तो फाइटोप्लैंक्टन यानी कि समुद्री शैवाल, उनका प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, यानी फूड नहीं बना पाएंगे, तो उनका मात्रा कम हो जाएगी। अब उसकी मात्रा यानी समुद्र में शैवाल कम होने से समुद्री जीव शैवाल को खा करके जिंदा रहते हैं, यानी उनको जू प्लैंकटन कहते हैं, जू फॉर जीव जंतु। तो जू प्लैंकटन की भी मात्रा कम हो जाएगी समुद्र में। तो एक तरीके से देखा जाए केवल ओजोन लेयर खत्म करने से तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो इससे अच्छा है ओजोन की छतरी या जो छाता अम्ब्रेला हमारे अर्थ के ऊपर लगा हुआ है उसको बचा के रखा जाए। ये जाना कैसे गया और कब जाना गया पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1985 में, याद है, 1985 में ब्रिटेन का एक स्टडी कह सकते हो ग्रुप अंटार्कटिका गया था। उसने वहां पर ओजोन लेयर को पतला या छिद्र युक्त पाया। उसके बाद ये प्रपोजल रखा गया। अब बात हम मुद्दे की करने वाले हैं कि ओजोन डे 16 सितंबर से क्यों अप्लाई किया गया है। अब उस पर हम बात करने वाले हैं। इस अगले हिस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कल के लिए नोट्स का भी काम करेगा आपको और आपके काम आने वाली चीज है जो हम अगला पॉइंट उठाने वाले हैं। इस पे जरा आप लोग आराम से गौर करते हुए बढ़िएगा आगे, ठीक है भाई? जी सर। हाँ, ये काम की चीज बताने वाले हैं हम लोग। ये आते एक नाम यहां पर अपने पास लिख के रख लीजिए, अभी आगे चर्चा करेंगे। जोसेफ फॉरमैन, इस नाम का हम प्रयोग करेंगे आगे। जोसेफ फॉरमैन, ठीक है। अभी मैंने जो आपके सामने एक स्लाइड ओपन की है, इसको अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से तो बढ़िया, नहीं तो आप गूगल में नासा की वेबसाइट से जाकर के देख सकते हैं इसको। ये देखिए 4 पोजीशंस हैं अर्थ की, वहीं की है ये ध्यान रखिए। साउथ पोल की स्ट्रक्चर दिखाई गई जो नासा ऑब्जर्वेटरी ने जारी की है। ये 1979 का ग्राफ है, ये 1987 का ग्राफ है, ये 2006 का ग्राफ है और ये 2011 का ग्राफ है। अब आपको हो सकता है देखने में बहुत अंतर ना लग रहा हो, लेकिन इसका जब सूक्ष्म अध्ययन किया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा, ये जो पिंक वाला हिस्सा है आप इस पे केवल फोकस करिएगा। जो 1979 था उसमें काफी हद तक पिंक वाला हिस्सा कम या डल है कह सकते हो, इसमें ब्लूइश कलर है। इसके बाद इसकी डेंसिटी कम हो गई ब्लू कलर की, पिंक हिस्सा बढ़ गया, यानी ओजोन लेयर कम होती चली गई। ध्यान रखिएगा, ये 87 की है, यानी 85 में मैंने कहा था नाम याद रखिएगा। जो ब्रिटिश का ग्रुप गया था स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका में, साउथ पोल की बात कर रहा हूं मैं, तो जोसेफ फॉरमैन उसके लीडर थे। इन्होंने ही कह सकते हो सबसे पहले ऑब्जर्व किया। तो ओजोन लेयर के रिक्तीकरण, हिंदी में हम रिक्तीकरण कहते हैं, इंग्लिश में डिप्लेशन कहते हैं, हानि, क्षति, इसकी खोज किसने की थी या सबसे पहले किसने बताया था? जोसेफ फॉरमैन ने बताया था कि ओजोन लेयर कम हो रही, खत्म हो रही है। वो उस ग्रुप के मेंबर थे। इन्होंने ये हिस्सा देखा एक तरीके से, और ये पूरी विश्व के सामने उस समय ज्वलंत मुद्दा बना। पूरे लोगों की मीटिंग हुई। अब ये 2006 में देखिए वहां से ये हिस्सा बढ़ा है, लेकिन इसके बाद के हिस्से में आप गौर करिए तो कई प्रयास किए गए। लगभग अगर मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं तो 100 केमिकल ऐसे हैं लगभग जिनका प्रयोग इस समय बैन हो चुका है ज्यादातर देशों में। ये 100 केमिकल ऐसे हैं जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे थे। मैं अभी उनकी चर्चा करूंगा कुछ की। तो आप याद रखिएगा, जब उन केमिकल्स को हमने यूज करना कम किया तो अब इस ग्राफ से इस ग्राफ में आप थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कुछ परसेंट। देखिए हर 10 साल में मतलब 1% से लेके और 3% तक सुधार हो रहा है। तो धीरे धीरे सुधार तो हो रहा है, लेकिन इस सुधार होने का रेट बहुत कम है। अगर हम जागेंगे नहीं तो ये जो थोड़ा बहुत रिकवर किया है फिर से खत्म हो सकता है। तो ये तो ग्राफ केवल आपकी जानकारी के लिए हमने सामने रखा। कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे आप फोकस करिएगा। मैंने यहाँ जो हेडिंग डाल रखी है इसी हेडिंग से आप तैयार करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड भी है
मॉन्ट्रियल, ध्यान रखिएगा, प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल जो है ये कनाडा, ध्यान रखिएगा, कनाडा का एक शहर है। तो एक तो नॉलेज हो गया मॉन्ट्रियल है कहां पर। मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं, प्रोटोकॉल भी कहते हैं। ये कहां पर है? कनाडा में। लेकिन ये कनाडा का कैपिटल बिल्कुल नहीं है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको, थोड़ा कैपिटल बताते चलेंगे बीच बीच में। तो कनाडा का जो कैपिटल है उसका नाम क्या है? ओटावा। लेकिन मॉन्ट्रियल शहर में एक मीटिंग हुई, कह सकते हो एक समूह इकट्ठा हुआ विश्व के पर्यावरणविदों का। उन्होंने कुछ रिजोल्यूशंस पास किए, कुछ समझौते किए। मॉन्ट्रियल समझौता, ध्यान रखिएगा, कब प्रपोजल में आया? 1987 में। कब आया? ये जो मैंने यहां पर आपको ग्रीन कलर से दिखाए, ये पॉइंट्स आपके लिए नोट करने वाले, याद करने वाले हैं। तो मॉन्ट्रियल समझौता क्या है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए सपोज करिए, तो ओजोन लेयर के डिप्लेशन को सेफ करने के लिए, बचाने के लिए एक समझौता किया गया, उसको कहा गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्लियर बात? कब हुआ ये? 1987 में। क्या करता था इस समझौते में, क्या किया गया इस प्रोटोकॉल में? ओजोन परत को छीड़ यानी खत्म या हल्का होने से छीड़ करने वाले पदार्थों के बारे में, यानी कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, के लिए वियना सम्मेलन में पारित एक प्रोटोकॉल है। यह अंतरराष्ट्रीय संधि है, यानी लगभग कई 197 देश अब तक इसमें शामिल हो चुके हैं पूरे विश्व के। अंतरराष्ट्रीय संधि है जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध ढंग से पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है। एक पॉइंट तो ये बात आप याद रखिएगा, जिन्हें ओजोन परत छीड़ करने के लिए उत्तरदायी माना गया। मैंने आपसे क्या कहा था, लगभग कितने केमिकल? 100 केमिकल की लिस्ट तैयार की गई है। ये संधि बिल्कुल, ये मेन मुद्दा। इस पे हस्ताक्षर कब शुरू हुए? संधि हस्ताक्षर के लिए 16 सितंबर 1987 में रखी गई, यानी 16 सितंबर तारीख यहाँ के पॉइंट पर आई। इसी दिन को अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में हम लोग 1987 से मनाना शुरू किए हैं। ठीक है, यानी ओजोन रिक्तीकरण का ज्ञान कब हुआ मनुष्य को? 1985 में। किसने ज्ञान कराया? जोसेफ फॉरमैन ने। कहां के थे ये? ब्रिटेन का स्टडी टूर था, उसके ये मेंबर थे। ठीक है, कहां पर देखा इन्होंने? दक्षिणी ध्रुव के पास, जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं। क्लियर बात? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इस पे लेकिन हस्ताक्षर, और इस पे जो प्रोटोकॉल आया ओजोन के लिए, उसका नाम क्या हुआ? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल कहां का शहर है? कनाडा का है। ठीक है, इस पे हस्ताक्षर के लिए कब इसको ओपन किया गया? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर इसीलिए ओजोन डे के नाम से। ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हो गया। पहली बैठक इस पर मई 1989 में हेलसिंकी। अब हेलसिंकी क्या है ये भी जान लो। ये एक देश है फिनलैंड, उत्तरी ध्रुव के पास है, ब्रिटेन के पास है। फिनलैंड यहां की राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी क्या? हेलसिंकी। ये भी आपको याद रखना है, ये पिंकी की बहन है, ऐसे समझ लो। तो मुझे लगता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के इतने पॉइंट आपके समझ में आ गए। अब इसमें एक आध पॉइंट और हम बात करेंगे, क्योंकि कल है ओजोन डे, इसलिए मैंने इस स्लाइड को थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है, ओजोन के बारे में जानकारी आपको ज्यादा दे सकूं मैं। तो कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं उन पे बात करूंगा। ओजोन परत के क्षय को रोकने के लिए, ओजोन अनुकूल उत्पादों और जागरूकता जगाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विषयों के कार्यान्वयन को महत्व का उल्लेख करते हुए ओजोन के परत के संरक्षण के लिए, यही वो वाला पॉइंट है जो मैं आपसे बात कर रहा था। मैंने इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हो आपके लिए नोट करने वाले पॉइंट है, याद करने वाले पॉइंट है, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया किसी न किसी कलर से। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया, या 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के नाम से मनाया गया। 1985 के अंत में दक्षिण ध्रुव के ऊपर ओजोन की परत में छेद का पता चलने के बाद सरकारों ने सबसे पहले केमिकल, सुन लीजिए, जो है CFC। मैंने कहा था कुछ केमिकल्स बताऊंगा, अब तो 100 हो गए, इतने तो नहीं बताऊंगा मैं, और मैं बता सकता हूं। CFC का पूरा नाम भी याद रखना, ये भी पूछा जाता है। CFC का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इनको उन्होंने बैन करना शुरू किया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कई तरह के होते हैं, उनके नंबर से उनको पहचाना जाता है, जैसे CFC 13, 111, 112, ऐसे हेलोन जो गैसेस है, CFC जैसी गैसेस ये भी हैं, तो इनके भी कुछ नंबर्स हैं। ऐसे ब्रोमोबेंजीन, ऐसे कई तरह के और केमिकल्स हैं, टोटल 100 हैं।
के उत्पादन और खपत को कम करने के कड़े उपायों की आवश्यकता को पहचाना गया। ये CFC कहाँ होती है ये भी समझ लेना। ये जो ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैसेस हैं, ये हम कहाँ यूज कर रहे हैं? जो रेफ्रिजरेटर में गैस भरी जाती है, जो AC में गैस भरी जाती है, जो स्प्रे आते हैं, परफ्यूम हो या कोई भी स्प्रे, उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। शू पॉलिश इस्तेमाल की जाती है जो स्प्रे वाली, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। जो फोम बनता है, फोम, उसमें ये गैस निकलती है। तो कई कह सकते हो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें गैसें निकलती ही हैं। इनके ऑप्शंस पे विचार किया जा रहा है और उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है, ध्यान दीजिए, इसमें सुधारेंगे हम किस तरीके से। ऐसा अनुमान है यदि इस समझौते को पूरी तरह से पालन हो तो हम लोग 2050 तक इस समस्या से निपट लेंगे। लेकिन अभी देखो, रवांडा की राजधानी किगाली है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। रवांडा की राजधानी का नाम किगाली है। अभी हाल ही में 2016 में यहाँ पर टोटल जो सिग्नेचर करने वाले देश हैं वो लगभग 197 हो गए हैं। इन लोगों ने इस संधि को मान्यता दिया है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को, ठीक है। इसके बाद की बात हम करते हैं कि देखो, प्रति दशक का मतलब क्या? लगभग 10 वर्ष में, 10 वर्ष में इस लेयर में 1 से 3% का सुधार हो रहा है। अगर इस हिसाब से माना जाए तो उत्तरी हिस्से और मध्य हिस्से में 2030 तक इसे सुधारा जा सकता है, दक्षिणी गोलार्ध में 2050 और ध्रुवों के पास 2060 तक इसे हम सुधार पाएंगे। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर एक शॉर्ट नोट अगर कभी आता कहीं तो आप बता सकते हो, और बाद बाकी खास बिंदु हमने आपको कलर्ड में हाईलाइट कर दिए हैं। अब आगे बात बढ़ाते हैं, इतना आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे जरूर क्वेश्चन आता चाहे जो कंपटीशन हो। अब अगला पॉइंट है, कह सकते हो अगला टॉपिक है, इसका ओजोन वाले से कोई हिस्सा मतलब नहीं है, अब ये नया टॉपिक है। इसको हम लोग किस नाम से पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन इससे भी बहुत बनता है, ध्यान रखिएगा। इसका नाम है धारणीय अथवा स्थायी विकास। इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत फेमस वर्ड है, आजकल ये बहुत यूज होता है हर जगह। आप लोग देखिएगा जो भाषण देते हैं प्रधानमंत्री जी, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? हम लोगों के लिए एक कह सकते हो 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा रखा गया एक विचार है। इसमें कहा गया कि हम लोग अपने प्राकृतिक संसाधनों को, ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही, जो यूएनओ ने हमें एक प्रपोजल रखा कह सकते हो देशों के बीच में, वो ये रखा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करें कि हम भावी पीढ़ी के लिए उन्हें छोड़ सकें, या कह सकते हो प्रकृति को क्षति न पहुंचाते हुए हम अपने विकास को आगे बढ़ाएं। इस तरह के विकास को ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुल, ध्यान रखिएगा, 17 कह सकते हो SDG डेवलप किए, 17 गोल डिसाइड किए हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? अगर हम लोग इसको सही से सुने तो वह विकास जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों, यानी आने वाली पीढ़ियों, अपने बच्चों और बच्चों के बच्चों की बात हो रही है, वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना समझौते के हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सके, उनके लिए बचा सकें, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, आर्थिक विकास किया जा सके और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा बनाई रखी जा सके। ऐसे डेवलपमेंट को जिनमें हम पीढ़ियों का भी ध्यान रख सकें और अपने विकास को बाधित ना होने दें। दोनों बातों का ध्यान रखना, अपना डेवलपमेंट होता रहे और हम ऐसे इसका डेवलपमेंट करें अपने आप का कि हमारे भविष्य की आने वाली जनरेशंस के लिए भी अच्छा क्लाइमेट छोड़ करके जा सकें। तो इसको हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रखते हैं। इसका प्रपोजल देखिए जब रखा गया उस समय सन था 1992 और ये एजेंडा 21 नाम से रियो घोषणा पत्र, रियो डी जनेरियो ये जगह है, ध्यान रखिएगा, रियो डी जनेरियो ये ब्राजील में एक जगह है, लेकिन ब्राजील की राजधानी ध्यान रखिएगा नहीं है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ये भी याद कर लेना आप। ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है? ब्राजीलिया। लेकिन ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पर ये एजेंडा प्रस्तुत हुआ। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। किस नाम से पहचाना गया ये? पृथ्वी सम्मेलन। तो जैसे क्वेश्चन आता है पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो आप कहेंगे 1992 में। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। कहां हुआ? रियो डी जनेरियो में। ये कहां पर है? ब्राजील में है, ठीक है। इसे हम लोग किस नाम से पहचानते हैं? एजेंडा 21 या फिर
रियो घोषणा या रियो घोषणा पत्र, ठीक है, इसके समर्थन में इसके 5 साल बाद ध्यान रखिएगा। तो चूंकि 1992 में ध्यान रखना पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो में। इसके 5 साल बाद अगर कोई सम्मेलन होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियो +5। क्या कहेंगे? रियो +5। अगर 10 साल बाद होगा तो रियो +10 और 20 साल बाद होगा तो रियो +15। ये 3 डेट्स आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली डेट क्या है? पृथ्वी सम्मेलन पहला, या जिसको रियो घोषणा पत्र कहेंगे, वो 1992 में कहां पर हुआ है? रियो में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील है, एक जगह ब्राजील में, एक शहर है। लेकिन ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया। इसके बाद 1992 में अगर +5 कर दो तो बनेगा 1997। 1997 में न्यूयॉर्क में फिर से इस तरह का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं रियो +5। क्या बोलते हैं? रियो +5। ठीक, ये कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। एक बात आपको बता दें, आपने कभी नाम सुना होगा नायलॉन। ये नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों आया? नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है, आर्टिफिशियल कह सकते हो, एक फाइबर है। इसका जो डेवलपमेंट हुआ था एक साथ न्यूयॉर्क में, NY फॉर न्यूयॉर्क और LN फॉर लंदन, न्यूयॉर्क और लंदन में ये रेशा प्रयोगशाला में तैयार किया गया। इसीलिए इसका नाम दोनों शहरों के नाम पर ज्वाइन करके रखा गया और नाम हो गया इसका नायलॉन। ये शायद आपने सुना होगा, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं होगी नायलॉन को नायलॉन क्यों कहते हैं। नायलॉन का पूरा नाम क्या है? न्यूयॉर्क और लंदन। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बात बता दी। तो मैं कह रहा था रियो +5 कब हुआ? न्यूयॉर्क में। कहां पर हुआ? न्यूयॉर्क में। कब हुआ? अगर ये पूछा जाए, आप ये मेन ईयर बेस ईयर याद कर लो, 1992 +5 तो 1997। अब +10 पे आते हैं, ध्यान रखिए 2002। अगर 1992 में 10 साल जोड़ दो तो 2002 में पहुंच जाएंगे आप कि नहीं पहुंच जाएंगे? बताइए। 2002 में जोहान्सबर्ग में रियो +10 आयोजित किया गया। यहां पर भी मुद्दा यही चल रहा है। इन सभी कह सकते हो योजनाओं में, इन सभी सम्मेलनों का मुख्य मुद्दा है, क्या मुख्य मुद्दा है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, पूर्ण समर्थन व्यक्त हुआ। और एक बात, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये देखो इस नाम से अगर आए प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन तो आप क्या कहेंगे? 1992 रियो डी जेनेरियो में। इसके 20 साल बाद अगर 92 में 20 जोड़ दोगे तो 2012 में आ जाओगे। तो फिर वापस ब्राजील में सम्मेलन हुआ इसी तरह का, जिसे हम लोग बोलते हैं रियो डी जेनेरियो में रियो 20। इसका नाम क्या पड़ा? रियो 20। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इस रियो 20 की हेडिंग क्या थी? ये जो रियो 20 का सम्मेलन हुआ था, इसकी हेडिंग भी क्वेश्चन आता है कि रियो 20 का थीम क्या है? थीम वर्ड तो आप कहेंगे द फ्यूचर वी वांट। क्या इसका थीम है? द फ्यूचर वी वांट। इसी सम्मेलन में भारत ने भी अपना एक कह सकते हो व्यू रखा, जिसको हम लोग बोलते हैं हरित अर्थव्यवस्था, ग्रीन इकोनॉमी। तो ग्रीन इकोनॉमी जो थीम है उसको प्रोत्साहित करने का काम इंडिया ने किया है। किसने किया है? इंडिया ने। और किस सम्मेलन में इस लाइन को, ग्रीन इकोनॉमी को दिया गया? 2002 में रियो 20 में। तो इस पूरी स्लाइड से तुम्हें क्या क्या याद कर लेना है, इस पे मैं एक बार वंस अगेन बात करता हूं। मैं सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो रियो में हुआ। कहां हुआ? रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक शहर है। और कब हुआ? 1992 में। फिर पूछा जाए रियो +5 कब और कहां हुआ? तो कब तो अपने आप हो गया, इसमें 5 साल जोड़ लो तो 97। लेकिन कहां हुआ? न्यूयॉर्क। कहां हुआ भैया? न्यूयॉर्क। फिर रियो +10 जोहान्सबर्ग में हुआ। कहां हुआ? जोहान्सबर्ग। और फिर रियो +20 ये कहां हुआ? ये खुद रियो डी जेनेरियो में वापस वहीं हो गया जहां से शुरुआत हुई थी। तो ये 4 आपको सम्मेलन याद करने में कोई दिक्कत होगी क्या? ईयर तो याद ही रहेंगे। रियो 1992, +5 97, +10 अगर कह दिया जाए तो 2002 और प्लस और 10 बढ़ा लो तो 20 यानी कि 2012। इस स्लाइड से आपको इतना हिस्सा तैयार करना है। चलिए अब अगले पॉइंट पे आते हैं। अगले हिस्से पे आते हैं, जो मैं अभी बार बार बोल रहा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। जरा सुनिएगा इस बात को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अगर शॉर्ट में इस पूरी लाइन को बोला जाए
तो SDG कहेंगे। क्या कहेंगे? SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा आपकी परीक्षा में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसने प्रपोज किए? यूएनओ द्वारा निर्धारित किया गया। यूएनओ का पूरा नाम तो आपको शायद पता ही होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी संस्थापना कब हुई? अगर कोई कभी पूछ दे मान लो यूएनओ की, तो 1945 में हुई है इसकी संस्थापना या स्थापना। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था यूएनओ। यूएनओ ने कितने लक्ष्य निर्धारित किए? एसडीजी कितने हैं? तो ये एसडीजी कितने? 17। यूएनओ ने 17 लक्ष्य पूरे विश्व के लिए निर्धारित कर दिए, और ये कब निर्धारित किए थे? 2015 में। और इसे अचीव कब तक करना है? 2030 तक। ये 3 बातें आपको पहले याद करनी। डिसाइड कब हुआ? 15 में। कब तक गोल अचीव करने हैं? 30 तक। कितने हैं टोटल गोल? 17। अगर गोल याद रख पाओ तो और अच्छी बात है। हम कुछ गोल आपके सामने यहां पर देखो बताते हैं, इनको थोड़ा समझना और कैसे इनको याद करने की कोशिश करेंगे, ये भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला गोल देखिए, गरीबी के सभी रूपों को विश्व से समाप्त करना। यूएनओ ने कहा कि हर देश को यह प्रयास करना है कि जितनी भी गरीबी है, वो किसी तरह गरीबी हो, गरीबी को समाप्त करना है। अच्छा भाई, जब गरीबी समाप्त हो जाएगी, यानी गरीब लोग कह सकते हो प्रोग्रेस कर जाएंगे, तो अपने आप वो भूख से दूर हो जाएंगे कि नहीं? बताओ। यानी गरीबों को भूख से निजात दिलानी है। वो 2 गोल अपने आप हो गए। गरीबों को आपको क्या करना है? भूख से छुटकारा दिलाना है। तो पहला गोल गरीबी दूर करना, दूसरा क्या हो गया? भूख खत्म करना है। 2 गोल हो गए, गरीबी और भूख। भूख कैसे खत्म होती? खाद्य सुरक्षा वगैरह से। जो हमारे यहाँ इस समय 5 किलो राशन चल रहा, देखा जाए तो इसी का एक पार्ट है, इसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो भी रहा है। आगे देखिए, जब गरीबी खत्म होगी तो भूख की समस्या समाप्त होगी, और जब भूखे नहीं रहेंगे लोग, ध्यान रखिएगा, तो उनका स्वास्थ्य अपने आप ठीक होगा। सीक्वेंस याद करने में आपको आसानी रहेगी। गरीबी दूर करेंगे, भूख समाप्त होगी, और जब आदमी भूखा नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य अपने आप उसका सुधरेगा। तो तीसरा गोल क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारना। अब जब देखो, पहले नंबर पे स्वास्थ्य है, दूसरे नंबर पे शिक्षा, ऐसे कहते हो कि नहीं कहते हो? बताओ भाई। स्वस्थ मनुष्य ही तो शिक्षा ग्रहण करने में उसको सुविधा रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ तो फिर उससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो आपको 4 गोल याद करने में कोई दिक्कत नहीं। गरीबी दूर करिए, भूख मिटाइए, स्वास्थ्य ठीक होगा, शिक्षा प्राप्त करेगा आदमी। तो 4 गोल आपको अपने आप याद हो गए। जब शिक्षित मनुष्य हो जाएगा तो जेंडर गैप अपने आप कम होने लगेगा। शिक्षा से ही तो नारी सशक्तिकरण हुआ है। पहले नारी अबला थी, अब नारी अबला नहीं है। तो अब क्या है? अब आंधी तूफान जलजला है, नारी आज बला है। तो कहने का मतलब है कि लैंगिक यानी जेंडर इक्वलिटी हो जाएगी, महिलाएं और लड़कियां सशक्त होंगी। ये 5 नंबर गोल है। 6 नंबर पे ध्यान रखिएगा, पेयजल और स्वच्छता प्रबंधन की बात की गई है। 6ठा नंबर पेयजल को रखा गया है गोल के तौर पे, पेयजल और स्वच्छता संबंधित बातचीत। भाई शिक्षित हो गए, जेंडर गैप मिट गया, अब हम लोग साफ सफाई स्वच्छता पे काम करेंगे। तो स्वच्छता की ओर एक कदम जो है वो 6ठे नंबर पे रखा गया है। जब स्वच्छ हो जाएगा, पानी की उपलब्धता होगी, तब हम ऊर्जा की तरफ ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? लाइट, यानी पहले पानी फिर बिजली, ऐसे समझ लो। बिजली क्या है? ऊर्जा का सोर्स है। तो पहले पानी हमें 6 नंबर मिलेगा, तो 7 नंबर पे लेना हमें ऊर्जा। ठीक। अब जब ऊर्जा मिलने लगेगी, लाइट आपको मिलेगी, तो आपका उत्कृष्ट कार्य शुरू हो जाएगा, मशीनों से काम कर पाएंगे आप, अच्छा कार्य होगा, आर्थिक विकास होगा। तो ये किस नंबर पे आ गया? आर्थिक विकास। आ से आर्थिक विकास, और आ से इसका गोल नंबर 8, ऐसे याद कर सकते हो आप। इसके बाद आर्थिक विकास होने में ध्यान रखिएगा, समस्याएं हैं हमारी लाल फीताशाही, अधिकारी लोग फाइलें दबा लेते हैं, औद्योगिकरण रुकता है इससे। तो ये बढ़ावा देना है, तो इसलिए इसको अगले नंबर पे लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी सतत औद्योगिकीकरण, यानी इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहित करना। हालांकि ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल मानव प्रकृति का दुश्मन है, मैं पहले बता चुका हूं। स्लाइड अपने आप पीछे हो गई क्या? नहीं हुई।
अब 10 नंबर पे आइए। 10 में देशों की बात की गई है। 10 में देशों के बीच यानी आपसी और देशों के अंदर भीतर असमानता को कम करना, गरीबों और रईसों के बीच के डिफरेंस को धीरे धीरे कम करना। सिंपल सी बात, भूख खत्म होगी, बोलो, गरीबी दूर होगी, स्वास्थ्य सुधरेगा, शिक्षा सुधरेगी, लैंगिक समानता सुधरेगी, पेयजल अच्छा होगा, औद्योगिकरण होगा। तो ये सब चीजें होने के बाद अपने आप एक गैप मिटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम शहर दर शहर ध्यान रखें। पहले देशों के बीच समानता लाएंगे, फिर इसके बाद हर शहर को सुरक्षित बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? शहर की सुरक्षा 11वें नंबर पे रखी गई है। 12वां है, जब हम सबको सुरक्षित करेंगे तो खपत और उत्पादन दोनों बढ़ाएंगे। खपत, सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना। इसके बाद इतनी समस्याएं, हम जब उद्योग बढ़ा चुके होंगे, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा उत्पादन करेंगे, खपत करेंगे, तो पोल्यूशन फैलने का चांस होगा कि नहीं बताओ, जिससे जलवायु बदलने वाला होगा, उसे हमें मेंटेन करना है। जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव से निपटान की तत्काल कार्यवाही, कि ऐसा विकास करो कि जलवायु न खराब हो जाए। साथ ही साथ ध्यान रखिए, समुद्र में प्लास्टिक बहुत पहुंच रहा है, तो समुद्र की सुरक्षा के लिए 14 नंबर गोल डिसाइड किया गया कि समुद्र भी पोल्यूशन ना प्राप्त करे, ऐसा डेवलपमेंट चाहिए मुझे। और समुद्र बचाइए तो पृथ्वी के जीव जंतुओं का भी ध्यान रखिएगा, उनके प्राकृतिक संसाधन, ये 15वें नंबर पर है। 16 नंबर में शांति, न्याय और मजबूत संसाधन, ये संस्थान यानी कह सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान हैं उनको मजबूत बनाना है, ये 16 नंबर। और फिर 17 नंबर में सतत विकास के लिए पूरे विश्व की भागीदारी और कारण को इकट्ठा करने, पूरा विश्व इसमें सहयोगी बने, आखिरी गोल है। ये 17 गोल हैं, क्रम से पूछे जाते हैं वैसे पीसीएस की परीक्षा में। एसडीजी करके लिख के आता है कि एसडीजी 7, एसडीजी 10, एसडीजी 9, एसडीजी 8 क्या क्या हैं, इनको मिलाइए आपस में। मिलान करने के लिए क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एक आध क्वेश्चन हम कराएंगे इस तरह के। तो ये 17 गोल आप अच्छे हैं, नोट कर लीजिएगा। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण, जो छोटी परीक्षाएं हैं उनके लिए अगर बात किया जाए तो इसमें सिर्फ आपके लिए याद क्या करना है कि एसडीजी या सस्टेनेबल गोल डेवलप किसने किए, तो यूएनओ ने किए। इसमें कितने गोल रखे गए हैं? 17। इनको पाने का लक्ष्य कब तक है? 2030 तक रखना है। इतना मतलब आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं, एक एक बिंदु पर हम आगे बात करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो चुकी है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य हो गए। अब आता है फिर हमारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेशन की। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। अब आप दिल थाम कर बैठें, ध्यान से सुने। ये क्वेश्चंस नोट करने की कोई जरूरत नहीं, बस 2, 4, 5, 6 बार आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। रिवाइज करते जाएंगे बार बार, ऑप्शनल है, याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, बिल्कुल धैर्य रखिएगा।